हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस फोर्थ लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल, एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो ज़्यादा ताकतवर मेटल है, वो एक कम ताकतवर मेटल को उसके कंपाउंड में से अलग कर देता है। जैसे ए जो कि एक ज़्यादा ताकतवर मेटल है, बी जो कि एक कम ताकतवर मेटल सी के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है, सी के साथ कंपाउंड बना के रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ए जो कि ज़्यादा ताकतवर था, हाईली रिएक्टिव था, हाई रिएक्टिव था, और बी जो हमारा लेस रिएक्टिव था, तो एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से अलग कर देगा और बना लेगा AC प्लस बी। एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से हटा के और खुद कंपाउंड बना लेता है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसको अलग कर देता है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो डिफिनेशन पीछे लिखा हुआ है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच a chemical reaction in which a more reactive element एक more reactive element displaces a relatively less reactive element। एक जो ज़्यादा reactive element था वो एक कम reactive element को उसके कंपाउंड या साल्ट सॉल्यूशन में से अलग कर देता है। जैसे यहाँ पे ये एक कंपाउंड था, इसमें कम रिएक्टिव मेटल था, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आया और इसको उसके कंपाउंड में से अलग कर दिया। अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? तो इसके लिए हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होता है। तो जब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़ते हैं इसमें, मतलब चैप्टर नंबर 3 में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में देखते हैं। वही मैं आपको तब तक के लिए बस बता दूं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है और उसमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें पोटेशियम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद आयरन, निकल, टीन, आयरन, निकल, टीन, लीड, हाइड्रोजन। ठीक है, मैं सबका ये पूरा पूरा नाम लिख देता हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो भी ऊपर वाला है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाला कम रिएक्टिव है। तो जब कभी भी कोई ऊपर वाला मेटल किसी नीचे वाले कंपाउंड में से अगर रिएक्ट करेगा तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हम एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, जैसे आयरन जो कि ग्रे कलर का होता है, जब वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो फेरस सल्फेट और कॉपर बना लेता है। इसको हम एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। जो एक्टिविटी दिया हुआ है हमारे बुक में, उस एक्टिविटी के माध्यम से जब हम इसको समझते हैं, तो एक्टिविटी में दिया हुआ है कि सबसे पहले 3 आयरन ले लेना है। एक्टिविटी 1.9, एक्टिविटी 1.9 एक्टिविटी 1.9 में सबसे पहले 3 आयरन ले लेना है। 3 आयरन नेल और 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब।
जिसमें हमारा कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। कॉपर सल्फेट का अपना कलर की बात करें, कॉपर सल्फेट का अपना कलर होता है ब्लू। ठीक है, अब इसमें से 3 आयरन नेल जो है, इस 3 आयरन नेल को हम दो जो टेस्ट ट्यूब लिए उसमें से एक टेस्ट ट्यूब में दो टेस्ट ट्यूब है। अब दो टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब में हम 2 आयरन नेल को डिप कर दिए हैं। 2 आयरन नेल को हम लोग डिप कर दिए। तो थोड़े समय बाद क्या देखने को मिलता है कि ये जो इस कॉपर सल्फेट का जो कलर है, इस कॉपर सल्फेट का कलर थोड़ा सा मतलब ग्रीनिश टाइप होने लगा है। ये जो कॉपर सल्फेट जिसका पहले कलर ब्लू कलर का था और ये किस कलर का होने लगा, ग्रीनिश कलर। और इस आयरन नेल के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आ गया है, रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आ गया है। तो जब हम इसको कंपेयर कर रहे थे कि ये वाले आयरन नेल को जो हम लोग इसमें डाले थे, जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिस आयरन नेल को डाले उस आयरन नेल को एक जो आयरन नेल बचा हुआ है उस आयरन नेल से जब कंपेयर कर रहे थे तो इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का लेयर था, एक रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर था, इसके ऊपर नहीं था। और इस जो जिस टेस्ट ट्यूब में हम डाले थे उसका कलर और ये जो पुराना जो एक नया रखे हुए थे जिसमें हम कुछ नहीं किए हैं टेस्ट ट्यूब में, इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन होने लगा था और इसका कलर अभी भी ब्लू था। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, सबसे पहला सवाल कि इसके ऊपर ये जो रेडिश ब्राउन लेयर आया है वो किस चीज़ का था और इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन क्यों हो गया। तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर आया है वो रेडिश ब्राउन कलर आया है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कार्बन ऑन द आयरन। ये जो कार्बन था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो कॉपर था, कॉपर इस आयरन के ऊपर आ गया है। कॉपर जो था वो इस आयरन नेल के ऊपर एक लेयर बना लिया है, इसके कारण ये रेडिश ब्राउन हो गया। और ये जो आयरन था वो आयरन जाके इस कॉपर सल्फेट में मिल गया है। अब इसी चीज को हम यहाँ से समझते हैं, तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। इसको अगर हम इक्वेशन वाइज बात करें तो ये जो आयरन था, ये जो आयरन था जो कि ग्रे कलर का था पहले से, जब हम इसमें, और ये सॉलिड था क्योंकि नेल हमारा सॉलिड होता है, जब हम लोग इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाले, अब सॉल्यूशन है तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि वो एक्वस फॉर्म में होगा। तो कॉपर सल्फेट जिसका अपना कलर था ब्लू, जिसका अपना कलर था ब्लू, इसमें मिलाए हैं तो ये हमारा आयरन चूंकि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, आयरन ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन उसकी जगह ले लेगा, FeSO4 बन जाएगा जो कि हमारा ग्रीन कलर का होता है। और साथ में ये जो कॉपर था वो अलग आ जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। अब ये रेडिश ब्राउन लेयर कहाँ देखने को मिलता है हमको, ये रेडिश ब्राउन देखने को मिलता है हमको इस आयरन नेल के ऊपर। ये जो आयरन नेल है, आयरन नेल के ऊपर ही हमारा ये रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है कॉपर का। और इस कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था उसमें फेरस आयरन जाके मिल गया और फेरस सल्फेट बना लिया जो कि ग्रीन कलर का था। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल, इसमें हुआ क्या, एक बार फिर से अगर हम बात करें तो एक फेरस आयरन जो कि ग्रे कलर का था, जो कि कॉपर सल्फेट के अंदर जाके मिला, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर अलग कर दिया। और कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं ना, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, अब ये कॉपर सल्फेट तो बचा ही नहीं क्योंकि अब क्या बन गया है, फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, तो वो ग्रीन हो गया। और चूंकि ये कॉपर जो था वो अलग हो गया तो वो आयरन नेल के ऊपर चला जाता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसके फिजिकल स्टेट की बात करें तो आयरन नेल लिए हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए हैं तो एक्वस फॉर्म में होगा, फेरस सल्फेट अभी सॉल्यूशन है तो एक्वस फॉर्म में, और ये कॉपर होगा हमारा सॉलिड फॉर्म में जो आयरन नेल के ऊपर चढ़ देखने को मिल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल
एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड या साल्ट सॉल्यूशन में से अलग कर देता है। जैसे आयरन जो कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना लिया और साथ में कॉपर अलग कर दिया। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स टू लाइट ग्रीन। ये जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो धुंधला हो गया, वो थोड़ा सा कम हो गया और लाइट ग्रीन कलर का हो गया। एंड द रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल, और रेडिश ब्राउन कोटिंग कॉपर मेटल का आयरन नेल के ऊपर आ गया है। तो अब हम लोग अदर एग्जांपल्स की बात करें तो ये जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट में मिलाएंगे, तो चूंकि जिंक भी हमारा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक क्लोराइड बना लेगा और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का भी कलर ब्लू होता है, पता ही है। अब लीड जो कि हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस था, उसको हम जब कॉपर क्लोराइड में मिलाते हैं तो लीड भी हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लीड भी हमारा क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके लीड क्लोराइड बना लेगा जो कि कलरलेस होता है और एक्वस फॉर्म में होता है और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। ये कुछ अदर एग्जांपल्स थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। सीखना रखिएगा। हाँ, तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड अपना आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड्स अपना आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब इसका जो पॉजिटिव था और इसका ये निगेटिव था, पॉजिटिव निगेटिव, इसका ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था। पहला वाला जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला हमेशा निगेटिव होता है। पहला वाला हमेशा पॉजिटिव, दूसरा वाला हमेशा निगेटिव। तो इसमें क्या होता है, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के पास चला जाता है, तो ये जो तो पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के निगेटिव के पास चला गया और दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव के साथ आ जाता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ आयंस, a reaction in which exchange of ion, a reaction in which exchange of ions, exchange of ions takes place। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस एक्सचेंज हो जाता है, मतलब पॉजिटिव दूसरे वाले के निगेटिव के साथ और दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव के साथ। तो उस तरीके के रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया है। वो एक्टिविटी में सबसे पहले दिया गया, हम उस एक्टिविटी के बारे में या फिर जो सबसे पहला एक्टिविटी था जो हम एक्टिविटी 1.2 की बात करते हैं उसकी भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्टिविटी 1.2 की जब हम बात करें तो एक्टिविटी 1.2 में दिया गया था एक लीड नाइट्रेट, एक्टिविटी 1.2, इसमें लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया था। लीड नाइट्रेट PbNO3 होल 2 सॉल्यूशन लिया गया था, मतलब एक्वस, और इसमें लीड आयोडाइड सॉरी पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिलाया गया था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इसका ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था जिसमें पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के निगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है PbI2, और जो कि हमारा सॉलिड येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता था, और साथ में दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव के साथ, तो KNO3 जो कि एक्वस फॉर्म में था। ये हमारा कलरलेस होता था, पोटेशियम नाइट्रेट हमारा कलरलेस और लीड नाइट्रेट भी हमारा कलरलेस था, पोटेशियम आयोडाइड भी हमारा कलरलेस सॉल्यूशन था। अब
इसी को ये एक्टिविटी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्टिविटी नंबर हमारा है 1.10। उस 1.10 की अगर हम बात करते हैं, एक्टिविटी 1.10 में समझाया गया है कि 3 ग्राम सोडियम सल्फेट लेना है, 3 ग्राम सोडियम सल्फेट Na2SO4, 3 ग्राम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन फिर किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। अब इसमें बेरियम क्लोराइड मिलाया गया है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को मिलाया गया है, तो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन वापस से हमारा किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। और इस दोनों के रिएक्शन से, अब ये था पहले वाले का पॉजिटिव, ये था दूसरे वाले का, पहले वाले का निगेटिव, ये था दूसरे वाले का पॉजिटिव, ये था दूसरे वाले का निगेटिव। एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के निगेटिव के साथ, तो NaCl, और साथ में दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव के साथ, तो BaSO4। ये हमारा व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, ये सॉलिड सब्सटेंस नीचे देखने को मिल जाता है, और ये हमारा एक्वस फॉर्म में होता है। ये व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, PPT मतलब प्रिसिपिटेट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रिसिपिटेट। अब ये हमारा एक्वस फॉर्म में होता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, पहले वाले जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के निगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है, और दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट का रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस, और दो इंटायरली न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे सबसे पहला बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट के अंदर जब हम बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं, तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव निगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है, और दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। एक्टिविटी 1.2 को भी हम लोग समझ चुके हैं। अब ये जो प्रेसिपिटेट बचता है, मतलब उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है। एनी केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेज एन इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। उस सॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को, जैसे यहाँ पे ये बेरियम सल्फेट है, यहाँ पे हमारा लीड आयोडाइड है, ये जो सॉलिड सब्सटेंस बचता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस तरीके के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट था उसके अंदर सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, साथ में सोडियम नाइट्रेट, ये एक्वस फॉर्म में बच जाता है। आई थिंक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है रिएक्शन के बाद, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बाद एक सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है, तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है कि ये जो, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही ज्यादातर होता है। इसका जो पॉजिटिव था ये निगेटिव था, इसका ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था, पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के निगेटिव के साथ रिएक्ट कर गया, और दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव के साथ रिएक्ट कर गया, और ये जो बनाया ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है। और जब भी प्रेसिपिटेट बनता है तो उसके लिए हम नीचे की तरफ एरो दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा लेक्चर के लिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, और अगले लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।